प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई का भाग 4 पढ़ेंगे। अभी तक हम कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और केंद्रक के बारे में पढ़ चुके हैं। इस भाग में हम जीव द्रव्य और उसमें उपस्थित विभिन्न कोशिका अंगकों के बारे में जानकारी लेंगे। इस भाग को अच्छे से समझने के लिए पहले 3 भाग भी जरूर देखें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में उपस्थित तरल पदार्थ, जिसके अंदर कोशिका के विभिन्न कोशिका अंगक पाए जाते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित द्रव्य को क्या कहा गया है? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। केंद्रक में उपस्थित द्रव्य को क्या कहा गया है? केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों को मिलाकर जो द्रव्य बना उसको क्या कहा गया है? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म और कोशिका द्रव्य को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। वह द्रव्य जो अंदर की तरफ उपस्थित है यानी केंद्रक के चारों ओर उपस्थित है, उसे हम कहते हैं अंतर्द्रव्य यानी एंडोप्लाज्म। वह द्रव्य जो कोशिका के बाहरी तरफ उपस्थित है यानी प्लाज्मा झिल्ली की तरफ, उसे हम कहते हैं बहिर्द्रव्य या एक्टोप्लाज्म। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न कार्यों को करने के लिए झिल्ली युक्त छोटी छोटी अनेक संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। इस चित्र में दिखाए गए विभिन्न कोशिका अंगकों का हम एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसे अंतर्द्रव्यीय जालिका क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जालिका जैसी संरचना है और अंतर्द्रव्य में पाई जाती है। अंतर्द्रव्य कोशिका के केंद्रक के आसपास का द्रव्य है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के जैसे ही होती है। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं और शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र बनाती है, जो लंबी नलिका, गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। विभिन्न कोशिकाओं में ईआर विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। अंतर्द्रव्यीय जालिका को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसे खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम लगे रहते हैं, जिसके कारण यह खुरदरी दिखाई पड़ती है। इसके विपरीत चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होते, इसलिए यह चिकनी दिखाई पड़ती है। आरईआर यानी खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका केंद्रक के साथ पाई जाती है और इसके विपरीत चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका कोशिका झिल्ली की तरफ पाई जाती है। यह वसा और लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करती है। खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका पर लगे हुए राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। अब राइबोसोम्स क्या हैं? राइबोसोम छोटे कोशिका अंगक हैं जो आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ये प्रोटीन को बनाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अंतर्द्रव्यीय जालिका के कार्य क्या हैं? ईआर का प्रमुख कार्य राइबोसोम द्वारा बनाए गए प्रोटीनों को कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य पहुंचाना है। यकृत की कोशिकाओं में एचसीआर विष और दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ईआर में कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में भी सहायता करते हैं। दूसरा कोशिका अंगक है गोल्जी उपकरण। अब इसको गोल्जी उपकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी और उनके नाम पर ही इसका नाम गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी बॉडी है। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं, थैलियों और नलिकाओं की बनी होती है। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, ये थैली या थैले के समान होती हैं और एक दूसरे के ऊपर चट्टे नुमा रखी होती हैं, जिन्हें हम कुंडिका कहते हैं। गोल्जी उपकरण कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लगते हुए पाए जाते हैं और इनका संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है। कोशिका को बहुत सारे प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन कोशिका के बाहर भेजने होते हैं और इनको पैकिंग करने का काम गोल्जी उपकरण के द्वारा होता है। गोल्जी उपकरण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने हुए प्रोटीनों की पैकिंग करता है और उन्हें कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। गोल्जी उपकरण प्रोटीन के साथ शक्कर को भी जोड़ता है और ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि एक प्रोटीन और शक्कर का अणु है, उसको बनाता है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइजोसोम्स को भी बनाया जाता है।
अब तीसरा अंगक है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स किसके द्वारा निर्मित होते हैं? गोल्जी उपकरण के द्वारा। ये झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइजोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाले तंत्र हैं। अपशिष्ट मतलब वेस्ट। ये कोशिका के कचरे को साफ करते हैं। लाइजोसोम्स में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में सक्षम होते हैं। लाइजोसोम्स कोई भी भारी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, भोजन या फिर कोशिका अंगकों के छोटे मोटे टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। इन्हें स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी कोशिका का कचरा निपटाने वाला तंत्र। लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली भी कह सकते हैं। जब कभी भी कोशिका किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो ये लाइजोसोम्स फट जाते हैं और इनके अंदर उपस्थित डाइजेस्टिव एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अगला कोशिका अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। बाहर वाली झिल्ली छिद्रित होती है यानी उसमें छेद होते हैं, और अंदर वाली झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। वलित मतलब मुड़ी हुई। इसके मुड़ने के कारण इसमें वलय बन जाते हैं जिन्हें हम क्रिस्टी भी कहते हैं। ये क्रिस्टी या वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र या सतह प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अंगक की जो सबसे अलग और विशेष बात है वो है इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, जिसके कारण यह अपना कुछ प्रोटीन खुद बना पाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की सहायता से भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित यानी स्टोर होती है। शरीर की कोशिकाएं इस एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करते हैं, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। अगला अंगक है प्लास्टिड। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही दो झिल्ली से घिरा होता है, परंतु प्लास्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जिन्हें थाइलेकोइड्स कहते हैं, और ये स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। स्ट्रोमा यानी प्लास्टिड के अंदर उपस्थित द्रव्य। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, ये थैलेनुमा थाइलेकोइड्स स्ट्रोमा में एक के ऊपर एक चट्टे के समान स्थित होती हैं। इस एक चट्टे को हम ग्रेनम कहते हैं। दो ग्रेनम आपस में एक दूसरे से लैमेली के द्वारा जुड़े होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इनमें भी अपना आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और राइबोसोम होता है। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में ये प्लास्टिड दो प्रकार के हो सकते हैं, रंगीन प्लास्टिड और श्वेत और रंगहीन प्लास्टिड। रंगीन प्लास्टिड को हम क्रोमोप्लास्ट और श्वेत और रंगहीन प्लास्टिड को हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। रंगीन प्लास्टिड में अगर हरे रंग का क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित है तो उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब प्लास्टिड के क्या कार्य हैं? जो क्लोरोप्लास्ट है वो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, तेल और प्रोटीन का संचय यानी स्टोर करते हैं। अगला कोशिका अंगक है रसधानियाँ। रसधानियाँ मतलब वैक्यूल्स। ये ठोस और तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं, यानी ये कोशिका के ठोस और तरल पदार्थों को स्टोर करके रखती हैं। रसधानियाँ जिस झिल्ली के द्वारा घिरी हुई होती हैं उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। अब इन रसधानियों के क्या कार्य हैं? ये पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, शक्कर, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और प्रोटीनों को अपने अंदर संचित करके रखती हैं। दूसरा, ये पादप कोशिकाओं में परासरण दाब बनाए रखने में सहायता करती हैं। अमीबा में खाद्य रसधानी में उन्हीं के द्वारा उपयोग किए हुए खाद्य पदार्थ को संचय करके रखती हैं। इसके अलावा कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ होती हैं जिनके द्वारा वो अपना अतिरिक्त जल और अपशिष्ट यानी कचरा, एक्स्ट्रा पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं। अब हम सभी कोशिका अंगक पढ़ने के बाद पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर पढ़ेंगे। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति नहीं होती, बाहर सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली होती है।
पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड होते हैं जिनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड नहीं होते, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती। पादप कोशिका में रसस्थानियाँ बड़ी और मुख्य होती हैं, वहीं जंतु कोशिकाओं में या तो ये अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटे माप की होती हैं। गोल्जी काय पादप कोशिकाओं में सरल इकाइयों का बना हुआ होता है, वहीं जंतु कोशिकाओं में जटिल और सुस्पष्ट होता है। पादप कोशिकाएं आकार में प्राय बड़ी होती हैं, जंतु कोशिकाएं छोटे आकार की होती हैं। आइए अब हम इन अंतरों को चित्र में देखते हैं। पादप कोशिका में सबसे बाहर कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल उपस्थित है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं है, सिर्फ कोशिका झिल्ली है। पादप कोशिका में रसस्थानी बहुत बड़ी है और इसने कोशिका का ज़्यादातर स्थान घेरा हुआ है। जंतु कोशिका में रसस्थानी नहीं है। पादप कोशिका में हम क्लोरोप्लास्ट को भी देख सकते हैं और जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। आइए अब हम कोशिका अंगक और उनके सामान्य नामों से परिचित होते हैं। पहला है लाइजोसोम्स, जिसे सफाई कर्मचारी या स्कैवेंजर ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यह अपने पाचक एंजाइमों के द्वारा कोशिका के कचरे और अपशिष्ट का निपटारा करता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह अपने पाचक एंजाइमों द्वारा पूरी कोशिका को ही खत्म कर देता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी कहते हैं। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा बनती है। तीसरा है प्लास्टिड, जिसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कोशिका का भोजन बनता है। चौथा है गोल्जी उपकरण, जिसे कोशिका का पैकेजिंग घर कहते हैं। यह कोशिका के प्रोटीनों को पैक करने का कार्य करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू अवर चैनल डॉक्टर आशीष मलिक।